अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है वो हमने इसलिए रखा है ताकि अगर आपको कोई से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो हम उन्हें डिस्कस कर लें, और उसके अलावा भी अगर जनरली भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, क्विज आपका इंशाल्लाह ताला 30 जून को होगा। मॉर्निंग वालों के साथ जो मेरा डिस्कशन हुआ है उनको एलएमएस पे क्विज देने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि क्विज जो है वो हार्ड कॉपी में ले लिया जाए। तो अगर आप लोगों को भी ये इशू है तो आप लोगों का भी जो है हार्ड कॉपी में क्विज हो सकता है, अगर एलएमएस पे सबको एक्सेस करने में प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज एलएमएस जो है वो आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट है, उनके यस लिए भी। मैम। मैम इंटरनेट का प्रॉब्लम वहाँ बहुत होता है फैकल्टी में, तो आई थिंक हार्ड कॉपी। अच्छा, ठीक है। तो इससे पहले जो आप लोगों के बैचेस थे उसमें अगर मैं हार्ड कॉपी में क्विज लेती थी तो उसमें हम इस तरह से करते थे कि मल्टीमीडिया पे क्वेश्चंस को स्क्रीन पे हम दिखा देते थे। क्वेश्चन आफ्टर एवरी 30 to 40 सेकेंड्स चेंज हो जाता है। तो आप उस जितनी देर में वो क्वेश्चन जितनी देर भी वो स्क्रीन पे अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन, तो आप उसको देख लें, और उसके बाद जो है वो फौरन आप उसका जस्ट आपने ऑप्शन नंबर लिखना है, ABCD जो भी उसमें ऑप्शन नंबर आ रहा है वो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो डज दैट साउंड गुड कि इजीली आप कर सकते हैं इस तरह से? ठीक है, इस तरह से हम आपका हार्ड कॉपी में क्विज ले सकते हैं। ठीक है, सो एलएमएस पे अब फिर क्विज नहीं होगा, आप लोगों का क्विज जो है वो हार्ड कॉपी में ही आप लोग देंगे। अच्छा, अब इसमें इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको दी है इस हवाले से कि आपने जस्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है, इस चीज़ को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट में भी ऐसा मैंने बहुत जो चीज़ें मैं बार-बार आप लोगों को बताती रही कि ये इस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है, मोस्ट ऑफ द पीपल सिंपली इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शंस जो भी मैं बता रही थी। अगर मैंने कहा था कि रेफरेंसेस इस तरह से लिखने हैं, वेबसाइट का रेफरेंस इस तरह से देना है, प्रॉपर्ली आपको वर्बली भी बता रही हूँ, रिटन में भी लिख के दे रही हूँ, उसके बावजूद अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करने की मार्क्स में डिडक्शन होगी, रिमेंबर दैट। जितने भी लोगों ने टाइमली असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, टाइमली उसको एलएमएस पे अपलोड नहीं किया है, उन सब करना तो है आपने। अगर आप उसको एलएमएस पे अपलोड नहीं करेंगे तो अगेन फर्दर डिडक्शन होगी। लेकिन जितने भी लोगों ने लेट सबमिशन की है एलएमएस पे, तो उन सब के ऑब्वियसली मार्क्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल इवैल्यूएशन में ये सब चीजें काउंट करती हैं कि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन कैसी है, आप क्विज में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, असाइनमेंट्स किस तरह के बना रहे हैं, और जनरली भी आपका क्लास में क्या एटीट्यूड है। और इंटरनल इवैल्यूएशन के सिर्फ 10 मार्क्स नहीं है, उसके अलावा भी जब आप इंटरनल इवैल्यूएशन आपकी इस तरह से भी होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्विज भी बहुत अच्छा दिया है, लेकिन एक्चुअल जो एग्जाम है उसमें आपने जो मार्क्स लिए हैं उसमें 1 या 2 नंबर से आपका ग्रेड मजीद अच्छा हो सकता है। सो इन दैट केस वो अगर आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन अच्छी है तो वो आपके बगैर कहे ही मैं वो ग्रेड आपका ऑटोमेटिकली अप कर देती हूँ। सो ट्राई टू फोकस कि आप अच्छा परफॉर्म करें क्लास में भी, और जो भी टास्क मैं आपको देती हूँ उसमें भी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्विज के टॉपिक्स की। किसी को क्विज के हवाले से पहले अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्विज के हवाले से कुछ पूछना है किसी को?
मैम क्विज हार्ड कॉपी में ही होगा। स्टूडेंट्स वेटिंग पर कैसे है? मैंने तो वेटिंग रूम ऑन ही नहीं किया हुआ। हमार यस मैम। मैम 2-3 स्टूडेंट्स ने बार बार मुझे मेंशन कर रहे हैं कि मैम को एक्सेप्ट कर लें। पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट नो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों ने भी जब ज्वाइन किया था आप लोगों को वेटिंग रूम में तो नहीं, डायरेक्टली आप लोग ने ज्वाइन मैम किया ना क्लास। हम तो डायरेक्टली हो गए। यस मैंने मैम। वेटिंग मैम रूम को को कहता ऑफ हूँ किया दोबारा हुआ। ज्वाइन करें। यस, टेल देम मैम टू को ज्वाइन कहता हूँ मैम अगेन। दोबारा ज्वाइन करें। हम्म, ओके मैम। ओके। MCQs, number of MCQs will probably be 30 to 35, और एक MCQ अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास अराउंड 40 सेकेंड्स होंगे, 40 to 45 सेकेंड्स। अच्छा, अब हम मैम जो एक एक दफ़ा जो एमसीक्यूज चले जाएगा तो वापसी हमें नहीं मिलेगा वो एमसीक्यूज, नहीं, अगर हम लीव स्किप करते हैं उसको तो? नहीं, ठीक है। जो ओके मैम। उस वक्त आपके पास टाइम होगा आपने उसी वक्त उसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एक मिनट। ओके, सो असाइनमेंट के, सॉरी, जो क्विज के आपके टॉपिक्स हैं उनको हम एक क्विक रिव्यू मैं उसको दे रही हूँ आपको। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड, उसको अगर आप चैटर्जी से कर लें या फिर आप डॉक्टर कुरतलैन के लेक्चर से कर लें, दोनों में वही सेम चीजें कवर हुई भी हैं, तो आप इजीली क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट एक रिव्यू करने के लिए मैंने जो प्रीवियस आप लोगों का बैच था उनको जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने जो चीज़ें उनको कवर करवाई थी वो उसका एक हैंडआउट है इसमें, कि जो ऑलरेडी हमने चैटर्जी से चीज़ें कवर की थी, इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स एंड देयर बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, के प्रोटीन्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी के लिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, आइसोमेरिज्म अमाइनो एसिड्स में किस तरह से होती है, अमाइनो एसिड्स में अच्छा हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी डी और एल आइसोमेरिज्म डिस्कस की हुई है। तो अमाइनो एसिड्स में डी और एल आइसोमेरिज्म किस तरह से होती है, किसी को आइडिया है? ऑलरेडी आप प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं पूरा। अमाइनो एसिड्स की आइसोमेरिज्म किस तरह से होती है? अमाइनो एसिड्स में आपके पास दो तरह की आइसोमेरिज्म नॉर्मली ऑब्जर्व की जाती है, विच इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लाइट को राइट या लेफ्ट पे रोटेट करेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स आपके पास हो सकते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि कंपाउंड्स जो हैं वो डी आइसोमर भी हो सकता है आपके पास और एल आइसोमर भी हो सकता है। अच्छा, डी और एल आइसोमर की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में तो आप डी और एल आइसोमर किस तरह से डिसाइड करते हैं कि टर्मिनल कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसकी आप ओरिएंटेशन चेक करते हैं कि वो राइट है या लेफ्ट है। ठीक है। प्रोटीन्स में आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड डी है या एल है? एनीवन? जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की हमने फिशर प्रोजेक्शन की बात की थी, इसी तरह से अमाइनो एसिड्स की भी फिशर प्रोजेक्शन होती है। अमाइनो एसिड की फिशर प्रोजेक्शन में आप क्या करेंगे कि जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ अमाइनो एसिड कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH। ठीक है। इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा आपके पास किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो जो आपका हाईली ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप होता है उसको आप रखते हैं टॉप पे, और उसके बाद उसके अराउंड आप सारे अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रक्चर को आप रोटेट कर दें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टॉप पे चला जाएगा, अमाइनो ग्रुप जो है वो राइट पर आ जाएगा, हाइड्रोजन आपके पास डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को टॉप पे रखने के बाद अमाइनो ग्रुप अगर आपके पास राइट साइड पे फॉल हो रहा है तो वो आपके पास डी कंपाउंड होगा, और अगर अमाइन ग्रुप जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे फॉल हो रहा है तो दैट विल बी अ एल अमाइनो एसिड। ठीक है, मोस्टली हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो तमाम एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स या तो किसी डी कंपाउंड पे एक्ट कर सकते हैं या वो किसी एल कंपाउंड के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। सो हमारी बॉडी में मोस्टली एल अमाइनो एसिड्स ही पाए जाते हैं, और एंजाइम्स भी उसी के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बट ओनली ब्रेन में रिसेंटली कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स डिस्कवर हुए हैं विच आर डी अमाइनो एसिड्स, और उन्हीं से रिलेटेड एंजाइम्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्रेन में ही अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज जो जनरली आपकी पूरी बॉडी है उसमें आपके पास हायर परसेंटेज है एल अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, अच्छा, अब हम ये तो आइसोमेरिज्म की बात हो गई, और ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म अमीनो एसिड में कब होगी? जब भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अ, जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन एटम के ऊपर, तो उसकी वजह से लाइट को अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकती है, लीवोरोटेटरी भी हो सकती है। स्पेसिफिकली आपको उसको याद नहीं करना कि कौन से कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन से लीवोरोटेटरी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर के अमीनो एसिड इन दो तरह के आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है आपके पास है क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की या तो वो न्यूट्रल होंगे, एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे। न्यूट्रल में भी आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन है, एलिफैटिक, एरोमेटिक, ये सब क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड का। स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आप उसका केमिकल नेम याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्लाइसिन इज अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मींस के 2 कार्बन की चेन होगी, और अल्फा अमाइनो मींस के अल्फा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें कि अल्फा कार्बन आपका कौन सा कार्बन एटम होता है? इस स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन कौन सा है? फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? मैम सेकंड, सेकेंड। फर्स्ट बाय वन जिसके साथ मैम OH। मैन फर्स्ट वन। देखिए, इसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन एटम है ना वो ये वाला है, जिसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पार्ट है बेसिकली। लेकिन मैम अगर आप सेकंड वन। अगर आप इसकी IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे, नंबरिंग कर रहे होंगे ना, तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से, ये C1 होगा, ये C2 होगा। बट अगर आप इसकी अल्फा और बीटा नेमिंग करना चाहते हैं तो अल्फा कार्बन हमेशा वो कार्बन एटम होता है जिसपे स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कि इस कार्बन एटम पे अटैच्ड है। सो दिस कार्बन इज गोइंग टू बी अल्फा कार्बन, और इससे एडजेसेंट जितने भी अटैच्ड होंगे कार्बन एटम्स वो होंगे बीटा कार्बन। जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम्स होते हैं उसको आप इस नेमिंग में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है आपके पास ग्लाइसिन इज अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। अल्फा कार्बन के ऊपर आप अमाइनो ग्रुप अटैच कर दें, और एसिटिक एसिड 2 कार्बन की चेन आप बना लें तो, और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दें, दैट विल गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। इसी तरह से अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड है। अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड में आप इसको प्रोपियोन इज फॉर 3, सो आप यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, अल्फा कार्बन के ऊपर ही अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, अल्फा अमाइनो आइसोवेलेरिक एसिड, वेलेरिक इज फॉर 5, और आइसोवेलेरिक मींस के ब्रांच चेन होगी। ठीक है, अगेन अमाइनो ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास आइसोल्यूसिन को हम देख लेते हैं, अल्फा अमाइनो बीटा मिथाइल वेलेरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसको आप स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको उन्होंने स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे आपको इजीली याद रहेगा। 5 कार्बन की एक चेन बनाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाएं, अल्फा कार्बन के ऊपर आपने अमाइनो ग्रुप लगा दिया, और बीटा कार्बन के ऊपर आपने एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सी इसको आप जस्ट अगर आप केमिकल नेम याद है तो आप इजीली उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से देख के?
अच्छा, इसमें समटाइम्स ऐसा भी होता है वेलेरिक एसिड जो है कुछ बुक्स में और कुछ टेक्स्ट में आपको ये पेंटानोइक एसिड के नाम से भी मिलेगा, 5 कार्बन इंडिकेट करता है, और कैप्रोइक एसिड इज आल्सो अवेलेबल एज हेक्सानोइक एसिड, ठीक है? तो इसको पढ़ के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे ही बेस्ड करती है। एनीवन इज आस्किंग समथिंग? अच्छा, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल कि आप स्ट्रक्चर किस तरह से याद कर सकते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड क्या होती है? एनीवन? हाउ अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक वर्ड का क्या मतलब है? act as उनमें water बेसिक and और एसिड भी एसिडिक शो कर रहा कंपाउंड है और दोनों होते बेसिक हैं। भी शो कर रहा है। एग्जैक्टली Acidic भी अमाइनो हो सकता है। एसिड्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप एंड अमाइनो इज अ बेसिक फंक्शनल ग्रुप। तो जब एक ही कंपाउंड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होता है और बेसिक कैरेक्टर भी होता है, तो वो कंपाउंड दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, विच डिपेंड्स ऑन द पीएच, कि वो किस पीएच में उस वक्त अवेलेबल है। अगर वो अल्कलाइन पीएच में है तो वो एज अ बेसिक एक्ट करेंगे, और अगर वो एसिडिक पीएच में है तो वो एज एन एसिड एक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये जो नेचर है अमाइनो एसिड की, दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, और ये बहुत उसको हेल्प करती है बॉडी में, क्योंकि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सब अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं, जितने भी आपके रिसेप्टर्स हैं वो सब के सब प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये जो डिफरेंट एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर है किसी भी अमाइनो एसिड में, वो हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड जो है वो उस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द पीएच उसकी स्पेसिफिसिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इस चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे विद टाइम, लेकिन जस्ट एक जनरली हम एक बात कर रहे हैं कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की वजह से कंपाउंड का इंटरेक्शन पावर जो है उसकी अच्छी हो जाती है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ज्विटर क्या होता है? यू नो दैट? यस मैम। जी बोलिए। ज्विटराइन मतलब इसके पास दोनों चार्जेस होंगे ऑन फिजियोलॉजिकल पीएच। सही, फिजियोलॉजिकल पीएच पे उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? अच्छा, और वो पीएच जिसपे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे और कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, दैट पीएच इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जिसको आप पी कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट यू हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आप चाहें तो बुक्स या लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, और क्विक रिव्यू के लिए यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है? कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड्स में होती हैं, अमाइनो ग्रुप की वजह से कौन कौन सी होती हैं, और दोनों फंक्शनल ग्रुप के एक साथ प्रेजेंट होने की वजह से कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से भी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही थी, कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास अल्कोहल ग्रुप की वजह से आ रही थी। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो दोनों की अपनी अपनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, और दोनों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से भी कुछ प्रॉपर्टीज कंपाउंड में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन सी तरह की होती हैं, किस बेसिस पे आप प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं, ये सब चीजें आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं इजीली। ये जो हैंड आउट है ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा फॉर एमसीक्यूज, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में चीजें पढ़नी होंगी, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड रीडिंग फ्रॉम द बुक्स। बुक को जरूर रेफर किया कीजिए, बुक के बगैर आप पेपर अच्छा नहीं कर सकेंगे मेरा, ठीक है? सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट? ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज एंजाइम्स। एंजाइम का भी आप लोगों को ऑलरेडी हैंड आउट में दे चुकी हूँ, एलएमएस पे भी शेयर किया हुआ है, ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो इसको हम एक क्विक रिव्यूज का कर लेते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि डेफिनेशंस हमें ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सो यस, यू आर अलाउड टू यूज योर ओन वर्ड्स, लेकिन टर्म्स को चेंज मत कीजिएगा। जो आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे
जो एंजाइम की डेफिनेशन है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है। तो बायोकैटलिस्ट का वर्ड आप यूज कर लें, आपको कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम उसको इलेबोरेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन अब अगर आप बिल्कुल ही कोई बस मेक श्योर कि आप अगर ओन वर्ड्स में भी लिख रहे हैं तो एक तो टर्म्स चेंज ना हो, दूसरा आपकी लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ समझ ही ना आ रहा हो और जस्ट टर्म्स लिखी हुई हो, ठीक है। प्रॉपरली सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपके पास यूजेस भी एंजाइम्स की याद करना प्रीटी इजी है, क्योंकि एंजाइम्स के आमतौर पे जो नाम होते हैं वो होते हैं उनके सबस्ट्रेट के नाम के साथ ही। तो आपको ऑलरेडी एंजाइम के नाम को पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये कौन से पार्ट ऑफ बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल यू हैव यूरिएज हियर, यूरिएज ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि ये यूरिया से रिलेटेड कोई एंजाइम है, और यूरिया आपके पास बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होता है और एज अ एज एन एंड प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एंजाइम के नाम से ही काफी एक रफ आइडिया हो जाता है कि एंजाइम किस तरह का एक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। ये सब चीजें तो जस्ट रीड करने वाली चीजें हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, मोस्टली मैंने आपको एक या दो एग्जाम्पल्स ही कोट की हुई है सब जगह पे। तो 1 और 2 एग्जाम्पल्स आर गुड इनफ कि आपको बहुत ज्यादा ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्लास की हर एग्जाम्पल याद हो। बॉडी में thousands of not thousands but hundreds of enzymes present होते हैं। तो इतने सब enzymes आप verbally याद नहीं रख सकते। तो आप जो है जस्ट उसकी 1 से 2 एग्जाम्पल्स भी अगर याद कर लेते हैं तो दैट इज इनफ, ठीक है। अच्छा जी, को एंजाइम्स को भी आपने याद ही रखना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ को एंजाइम्स यहाँ पे आपके पास काफी सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अगेन आपको मेटालो एंजाइम्स की 1 से 2 एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो वो इनफ है। आईयूबी नेमिंग किस तरह से होती है एंजाइम की, उनकी कोडिंग किस तरह से होती है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। जो मेन क्लासेस हैं एंजाइम्स की वो क्या हैं, स्पेसिफिसिटी क्या होती है एंजाइम्स की, कौन कौन सी इसकी क्लासेस होती हैं, किस तरह से एंजाइम्स एक्ट करते हैं, किस तरह से वो सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं। मिकलिस-मेंटन इक्वेशन को डिटेल में आपने नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रीड द कंक्लूजंस ऑफ मिकलिस-मेंटन इक्वेशन। ये आप लिपिनकॉट से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये वहां पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। फैक्टर्स आ गए, कौन सा फैक्टर, ये फैक्टर्स अगर आप एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि पीएच अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल हियर, ठीक है। अच्छा, लास्ट टॉपिक इज हार्मोन्स। हार्मोन्स के लिए मैंने आप लोगों को ग्रुप में ये शेयर भी किए पिक्चर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो आपके पास, आप इससे कवर कर सकते हैं। और जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मैं आप लोगों को मंडे तक किसी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट शेयर कर दूंगी जो थोड़ा मुझे लगेगा कि ये सब चीजें इसमें कवर्ड है, तो आप उससे उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास 3 तरह की क्लासेस डिस्कस की हुई हैं, और फर्दर उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन दी हुई है कि स्टेरॉइड में आपके पास C18 स्टेरॉइड्स भी होते हैं, C19 स्टेरॉइड्स भी होते हैं। स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर बेसिकली एक स्पेसिफिक तरह का रिंग होता है, जिसमें 4 रिंग्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हुए हुए होते हैं। तो वो कार्बन नंबर 18 पर है या कार्बन 19 पर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, इन सब की बेसिस पे डिफरेंट तरह के स्टेरॉइड्स इसमें क्लासिफाई हुए हैं, और साथ साथ इसमें उन्होंने उनके नाम भी दिए हैं। एंड some examples you have the chemical name as well, ठीक है। So this is all about the quiz. Now if you have any questions you may ask. LMS पे डेट एक्सटेंड कर दें, डेट एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट आपका सबमिट हो जाएगा, लेकिन वो लेट सबमिशन में आ रहा होगा। ड्यूरेशन 20 मिनट्स ही होगी।
अच्छा, आप लोग की क्लास क्योंकि काफी लेट होती है, मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली 3 PM पे बिल्कुल रेडी हों क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? अम, ऐसा ना हो कि पहले क्लास में आने के बाद मैं आप लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट सही करवाऊँ और उसके बाद फिर हम क्विज लेने की तरफ जाएँ, तो अगर ऐसा होगा तो पॉइंट मिस हो जाएँगे और आपको पता है कि अभी कल भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था मॉर्निंग वालों को पॉइंट का। एग्ज़ैक्टली लेट सबमिशन की नेगेटिव मार्किंग है। ओ ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्विज। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ द सेशन इज़ एट द एंड। मैम क्विज हार्ड कॉपी में होगा? जी, क्विज़ जो है वो आपके पास क्वेश्चन आपके पास मल्टीमीडिया पे प्ले हो रहा होगा और आप जो है वो उसका आंसर जो है वो शीट ऑफ पेपर पे लिखेंगे। मैम तो टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे हमारे फिर? 30 to 35। You will have around 40 to 45 seconds to attempt each question. Okay, so this is all for today. Thank you, class. Okay, madam. Thank you so much, ma'am.